मैं सोच के आया था कि हम इसको एक इंटरैक्टिव सेक्शन, आपस में बातचीत का सेक्शन बनाएंगे, और ताकि हमको ये पता लग सके कि जो भी हम बात करते हैं उसमें हमारा क्या दृष्टिकोण है और उसके प्रति आपका क्या दृष्टिकोण है। आके मैंने देखा कि जो चीज मैं बताने वाला हूं वो सशक्तिकरण तो यहाँ ऑलरेडी पहले से है। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा अभी एक यहाँ आए और उन्होंने अपनी आवाज उठाई। बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है। आपसे हम अगर पूछें कि महिला सशक्तिकरण क्यों, महिला में सशक्तिकरण क्यों, बेसिक सा एक बड़ा स्वाभाविक सा प्रश्न दिमाग में आता है। सशक्तिकरण तो हर आदमी का, हर इंसान का, हर महिला का होना चाहिए, लेकिन आज हम यहां बात कर रहे हैं महिला सशक्तिकरण। अब पहला प्रश्न वही आता है दिमाग में कि महिला सशक्तिकरण की क्यों जरूरत पड़ी, क्या आवश्यकता पड़ी। हाँ, अब देखिए इन्होंने कहा कि महिलाओं को कमजोर माना जाता है, एक दृष्टिकोण ये निकल के आया। आपके दिमाग में कोई दूसरी बात हो सकती है, बताएं आप इसको। चलिए इंटरैक्टिव सेशन करते हैं कि आखिर महिलाओं को सशक्तिकरण की क्यों जरूरत है। पुरुष, दूसरा दृष्टिकोण ये आया कि पुरुष क्षमतावान नहीं मानते महिलाओं को। और कोई बताएं। महिलाओं के सबसे ज्यादा समस्या गुजरत रही है महिला सशक्तिकरण। हाँ, महिलाओं की सबसे ज्यादा समस्याएं हैं, इसलिए महिलाओं का सशक्तिकरण। और कोई बताएं। अभी असली मुद्दे पे हम पहुंच नहीं रहे कि आखिर महिला सशक्तिकरण की हमें क्यों जरूरत पड़ रही है। आप और उसको आप और बड़े रूप में सोचें। महिलाओं के कमजोर होने के साथ जो समाज का बैलेंस है, मतलब वो डर हो रहा है। अब देखिए ये भी एक दृष्टिकोण है कि इससे बैलेंस भी बिगड़ जाता है। अब ये काफी हद तक उसके वो पहुंच रहे हैं पास में। और बताएं क्यों हमको जरूरत पड़ती। जी बताएं, आप बताएं। हिम्मत से काम आगे बढ़ना चाहिए, इसलिए महिला सशक्तिकरण बना रहे कि महिला अपने आप को हीन न समझे, आगे बढ़े और पुरुषों की कदम से कदम मिला हर काम में उनका जन भागीदारी हर कार्यक्षेत्र में। और कोई बताना चाहेंगे अपना व्यू। पहले हम आपसे सुनना चाहते हैं कि हम क्यों आखिर इसकी बातें क्यों कर रहे हैं। महिलाओं को महिलाओं को हर फील्ड में पावरफुल बनाने के और राजनीतिक हो, सामाजिक हो, इकोनॉमिकल है। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात है, इसकी तो हम बात करेंगे। और मैं एक बुनियादी सवाल इसलिए उठा रहा था कि हम कभी कभी ये सोचने को मजबूर हो जाते हैं कि महिला सशक्तिकरण की हम बात कर रहे हैं, इसका बेसिक उद्देश्य ये है कि इस दुनिया में, इस देश में, प्रदेश में, गांव में हर एक इंसान को इस जीवन में आने का हक है, और एक बार जीवन प्राप्त करने के बाद उसको गरिमा में पूर्ण जीवन जीने का हक है। और तीसरी बात कि उस गरिमा में पूर्ण जीवन जीने के लिए जो भी अवसर उसे उपलब्ध कराने हो वो उसको उपलब्ध होने चाहिए। ये तीन बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। अब वो चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे कोई, जब ये तीन बातें होंगी जिसको हम जीवन मूल्य बोलते हैं, तो कभी वो महिला या पुरुष इस समाज में एक गरिमापूर्ण जीवन जिए। अब महिलाओं के दृष्टिकोण में इन तीनों बातों को देखिए आप। जब महिलाओं के बारे में हम इन तीनों चीजों को कहते हैं, हम पहले ही प्रश्न तक चलते हैं। आपको सब मालूम है, 2 दिन से आपको बताया जा रहा होगा, मैं कोई नई बात नहीं बता रहा, आपको मालूम भी है, आपको बताया भी गया होगा कि अब इस दुनिया में
जीवन में आने का स्वरूप। महिलाओं के बारे में दृष्टि डालें। पहली स्टेज है, अभी आपने सुना होगा, कहीं पंजाब का किस्सा सुना होगा, आप लोग रोज अखबार में पढ़ते होंगे कि बच्चियों की संख्या घटती जा रही है और पुरुषों की संख्या बढ़ती जा रही है। अब ये पहले स्टेज में देखिए क्या हो गया। अभी मैं आपको पता नहीं स्लाइड्स में दिखाऊंगा, जरा खोलना एक स्लाइड अर्पिता, वो रेशो वाली स्लाइड खोलो। अभी आपको मैं एक स्लाइड दिखाऊंगा, उसमें देश में, प्रदेश में, ब्लॉक में, गांव में हमारे सेंसस के आंकड़े बोल रहे हैं कि हर कभी 10 वर्ष जब हम जाके देखते हैं तो हमारी बच्चियों की संख्या, हमारी महिलाओं की संख्या कम हो जाती है। तो पहले स्टेज भी हमने अवसर को समाप्त कर दिया। अब इसके आगे बढ़ते हैं। दूसरा हमने कहा कि गरिमा में पूर्ण जीवन जीने का अधिकार। अब इस पर जरा दृष्टि डालिए, इसमें क्या हो गया? गरिमा में पूर्ण जीवन कब जिएगा इंसान, चाहे महिला हो चाहे पुरुष, कब जिएगा? सबसे पहली चीज उसकी क्या आवश्यकता है कि उसका सबसे पहली आवश्यकता क्या है? एक बार जीवन में आ गया, सबसे पहली आवश्यकता है उसका स्वास्थ्य ठीक हो। जब स्वस्थ रहेगा तभी कुछ आगे कर पाएगा। दूसरी आवश्यकता क्या है? भोजन उसको ठीक से मिले, उसके आगे बढ़े। रहन सहन के साथ घर और कपड़े, रहन सहन, उसके आगे आर्थिक रूप से अभी उसको शिक्षा मिले। भाई भोजन मिल गया तो शिक्षा मिले, शिक्षा मिल गया तो उसके बाद क्या हो? उसके बाद रोजगार मिले, आजीविका मिले, और आजीविका मिले उसके बाद में इंसान अपने लायक खुद हो जाता है। अब ये जो 3-4 चीजें आपने बताई, इसके बारे में क्या दृष्टि डाली? इसमें क्या स्थिति है महिलाओं की? सबसे पहले स्वास्थ्य। अभी आप स्वास्थ्य में देखेंगे, आंकड़े यहां पे हैं। अभी आप स्वास्थ्य में, आपको सब मालूम है ये कि स्वास्थ्य में महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। मैं प्रदेश की बात नहीं कर रहा हूं, देश की बात कर रहा हूं। तो अभी भी हमारे यहाँ चाहे 5 वर्ष तक की बच्चियां या बच्चे, उनकी मृत्यु दर देखें, महिलाओं की मातृत्व में मृत्यु की दर देखें, शिक्षा की स्थिति देखें, शिक्षा की स्थिति जो बहुत अच्छी नहीं है महिलाओं की, पुरुषों की तुलना में 25% का लैंगिक अनुपात है। तो ये सब चीजों पर जब हम ध्यान डालते हैं तो हम पाते हैं कि महिलाओं की स्थिति पुरुषों की तुलना में उचित नहीं। दूसरी बात होती, अब तीसरा मुद्दा जो हमने तीसरा कहा कि यदि ये सब चीज नहीं है, ये क्यों नहीं है? क्योंकि हम उनको उस तरह के अवसर ही नहीं प्रदान कर रहे। भाई ऐसा तो नहीं है कि उनका कोई दिमाग नहीं है। जो बेसिक मुद्दा है, जो असली चीज है कि यदि हम उनको अवसर दें तो क्या नहीं कर सकते। आज आप देखिए कि महिलाएं क्या नहीं कर रही, आपकी घर के कार्यों से लेकर के और प्लेन के हवाई जहाज तक आ रही है। ठीक है, तो हमारा इसमें केवल ये कहना है कि अगर आप उनको अवसर प्रदान करें तो वो हर क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं। अब अवसर प्रदान क्यों नहीं होते? अगला मुद्दा वो आ जाता है कि यदि हम उनको अवसर प्रदान करें तो आगे बढ़ सकते हैं। अवसर कैसे प्रदाय होंगे? अवसर प्रदाय तभी होते हैं जब हम अपनी व्यवस्था में इस प्रकार की व्यवस्था करें कि उनके प्रति कोई गतिरोध ना हो। और जब जब वो गतिरोध आ जाता है तब क्या होता है? वो गतिरोध फिर तभी टूटता है जब उस ग्रुप में काफी पावर अपने हाथ में हो, सशक्तिकरण उसके हाथ में हो, तब वो उन गतिरोधों को दूर करता है। और इसीलिए आज हम यहाँ क्या बात कर रहे हैं कि उन गतिरोधों को दूर करने के लिए जो चीज हम कर सकते हैं उसके बारे में हम जाने, उसको जानने के बाद ही हमारा सशक्तिकरण हो सकता है। तो ये एक बड़ी बेसिक सी बात है जो आपको कल से बताई जा रही है। तो ये तो मुद्दा हुआ वो कि भाई हमें सशक्तिकरण की जरूरत क्यों पड़ी।
अब हमने ये मान लिया कि हमारा सशक्तिकरण जरूरी है, तभी हमको आगे बढ़ने के अवसर मिलेंगे तो हम तरक्की करेंगे। अब ये यदि किया जाना है तो फिर कैसे किया जाना है? अगला सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा क्या आता है कि इसको कैसे करें। अब आप सभी जो है ऐसी स्थितियों पे हैं कि जहां आपने किसी न किसी रूप में इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का प्रयास किया है। आप इसे जानना चाहेंगे कि आप इसके बारे में क्या सोचती हैं। यदि महिलाओं का सशक्तिकरण होना है तो सबसे पहली चीज क्या अनिवार्य है? अनुभव क्या आप बताएं। किताबी चीजें तो बहुत मिल जाएंगी आपको। यदि सशक्तिकरण वास्तव में किसी भी ग्रुप का होना है, महिलाओं का ही क्यों, उसके लिए सबसे पहली अनिवार्यता क्या है? सबसे पहले सर महिला के वजूद जो है, जो वो व्यक्ति को आपने कहा कि वो संपूर्ण एक नागरिक है या नारी है या एक आदमी इंसान है, सबसे पहले उसके वजूद का महत्व कि वो भी एक इंसान है। बहुत बढ़िया बात कही आपने, बहुत बढ़िया बात कही। इन्होंने एक शब्द यूज किया वजूद। लिखने के लिए नहीं, ये शब्द लिखने के लायक है। इन्होंने एक शब्द प्रयोग किया वजूद। उसका वजूद पहले समझा जाए और जो सब लोग बोल रहे हैं वो टेप पर भोपाल आके घुमा देंगे, घुमा देंगे, कोई बात नहीं। हम तो आज आप ही को सुनने आए, हम कुछ बताने नहीं आए, नहीं, हम तो आप ही को सुनेंगे। और वजूद जो आपने कहा, मान लीजिए आपका वजूद नहीं सुना जाता, फिर क्या? कुछ तो करना पड़ेगा आपको। ये बात सही कही आपने, लेकिन अब नहीं सुना जा रहा, चाहे व्यवस्था के कारण हो, चाहे किसी और कारण से हो, वो वजूद को कैसे सुनवाया जाए? सबसे पहले तो उसको स्वयं को शिक्षित होना पड़ेगा। आपने कहा कि शिक्षित होना पड़ेगा, और शिक्षा और आर्थिक रूप से अगर वो डिपेंड अगर अपने पैरों पे है तो हर कुछ। और इससे पहले और एक चीज जरूरी है। सबसे पहले तो भ्रूण हत्या बंद हो जाए, वो तो बहुत बात की बात कर रहे हैं। एक और बड़ी बेसिक चीज जरूरी है जो इसी रूप में हो चुकी है, जिस समय में आया वो चीज यहाँ हो रही किसी रूप में। सबसे पहले अनिवार्यता वही। अब आप सोचो क्या है? संघर्ष, एक शब्द निकल के आया, संघर्ष, बहुत अच्छा शब्द निकल के आया। संघर्ष कैसे करेंगे? बिल्कुल सही बात है। बहुत अच्छी बात, बहुत बढ़िया बात आपने मुद्दा उठाया। ये लोग वहां पहुंच गए, उसके लोग नजदीक पहुंच गए। वही चीज मैं लाना चाहता था कि ये इतनी सशक्त है यहाँ पे कि ये अपनी आवाज उठा। सशक्तिकरण के लिए सबसे पहली चीज जरूरी आती है, ठीक है? इन्होंने आवाज उठाई, ये सशक्तिकरण का पहला निशान। अब ऐसे ही आप सड़क चलते हुए नहीं आवाज उठा सकते। आवाज उठाने के लिए कोई ना कोई संस्था, कोई व्यवस्था होनी चाहिए। सर आपको संगठित होना है। ये आपने दूसरा शब्द निकाला कि अगर आपको अपनी आवाज उठानी है, बहुत बढ़िया चीज निकल गया सब लोगों करने के लायक कि अगर आवाज उठाना है तो उसके लिए क्या जरूरी है? संगठन जरूरी है, ठीक है? अब इसी चीज को ध्यान में रखते हुए ये दो चीजें बहुत अच्छी निकल के आई, संघर्ष, वजूद और आवाज और संगठन। ये सब चीजें एक साथ हो। प्लीज जी, जी बिल्कुल सही। हाँ, मैं उसी का आ रहा हूँ।
एडमिट होने खातिर का सकले को और जो ये मतलब मर्द है जो जिला पंचायत सदस्य हैं वो जो ऐसा नहीं करते, वो सर ऐसा नहीं करते, सब फटाफट करते हैं, सीओ कलेक्टर दोनों। बिल्कुल ये उसी की ताकत है जो अभी आपने कहा, ये उसी की ताकत है कि संगठित हो तो काम होगा, संगठित नहीं हो तो काम नहीं होगा। हम मुद्दे पर मुद्दे चल रहे हैं उस पर। सशक्तिकरण का मतलब क्या है, कैसे आएगा, उसी में चर्चा होगी। प्लीज शांत रहना कोई तो पीछे क्या बात प्लीज। अब मुद्दा ये आता है कि आप संगठित हो, आपकी आवाज सुनी जाए, आप में संघर्ष करने की क्षमता विकसित हो। इसके लिए क्या जरूरी है? इसके लिए भी तो कोई चीज जरूरी है ना। आप ऐसे अकेले सब करते कहेंगे तो कोई मतलब नहीं उसका। इसके लिए व्यवस्था होनी चाहिए। सर अपने अधिकारों की जानकारी, पहली बात अपने अधिकारों की जानकारी, और दूसरा आपके पास आप ऐसी व्यवस्था में मौजूद होनी चाहिए जहां से आप इसको उठा सके। आज आप यहाँ आए, आपने मुद्दे उठाए, क्यों उठाए? क्योंकि आप एक संवैधानिक पद पे हैं और उस संवैधानिक पद की भूमिका ये है कि आप इसको उठा सकते हैं। इसीलिए आपको, जैसा अभी आपने कहा कि आपकी आवाज उठने के लिए सरकार ने आपको आरक्षण दिया। चलिए 50% आपको सभी लोगों ने बताया होगा कि 50% पद पे आरक्षण दिया, चाहे पंचायती राज संस्थाएं हो, चाहे सरकारी नौकरियां हो, चाहे क्यों दे रहे हैं इसे? इसके पीछे तो उद्देश्य है ना। उद्देश्य वही है उसके पीछे कि आप अपनी आवाज को उठा सके। अब इसमें बड़े मतभेद हैं, मैं बल्कि आपके विचार भी सुनना चाहूंगा क्योंकि आप आए हुए हैं यहाँ पे। इसके बारे में भी अलग अलग किस्म के विचार सामने आए, आपने पढ़े हो। कुछ लोग कहते हैं ठीक है, मौका दिया जाना चाहिए। आप संवैधानिक पद पे बैठे, आपको मौका मिला। कुछ लोग कहते हैं नहीं, खाली बिठा देने से थोड़ी हो जाता। जब तक वो इस लायक नहीं हो कि वो आवाज को उठा सके, तब तक बिठाने को मतलब नहीं। इस पर मैं आपके विचार जानना चाहूंगा, क्योंकि आप बैठे हैं उस पद पे, कुछ दिनों का कार्य किया है आप लोगों ने, क्या दृष्टिकोण है इसके बारे में कि आवाज उठाने के लिए पद तक पहुंच जाना ही पर्याप्त है या उससे आगे भी कोई चीज जरूरी है? कोई बताए। एक चीज ये बताइए कि जानकारी होना जरूरी है। सर अपनी बात को रखने का वो जो एक तरीका होता है कि अपनी बात सामने वाला मानने पे मजबूर हो जाए, ऐसे बात का जो तरीका है सर, जो अपने मतलब अपने व्यक्तित्व से आदमी कह सकता है। हाँ। वरना जिन्होंने चुन के आपको भेज दिया, हाँ। आप सर वहाँ पे चले तो गए, हाँ। और लोगों ने उम्मीद कर ली कि आप वहाँ पे बैठे हो, लेकिन आप अपनी जिस काम के लिए आपको वहाँ रखा गया, उस पद का ना तो आप लाभ ही ले पा रहे हो, ना किसी को उसका लाभ दे पा रहे हो। तो अपनी बात को सामने वाले को मनवाने के लिए अपने व्यक्तित्व में वो बात पैदा करें। बहुत अच्छी बात है आपने। इसमें एक चीज निकल के आ रही है कि अगर वास्तव में फिर आपको वहां क्या कहते हैं कंट्रीब्यूट करना है, वहां में आपको अपना वो देना है, तो आप में फिर उसके लिए क्षमता भी होनी चाहिए। लेकिन क्षमता ही ऐसी चीज है कि ऐसा नहीं कि रातों रात आ जाती है। ऐसा नहीं है कि मतलब आप किसी भी पद को देखें, आप घर में देखें, बाहर देखें, काम में देखें, बड़े बड़े संवैधानिक पद पे देखें, क्षमता एक ऐसी चीज है कि जो रातों रात आपको कभी नहीं मिलेगी। और रातों रात नहीं मिलेगी तो फिर इसकी क्या विधि है कि जब आप उस स्थिति में पहुंचते हैं, उस स्थिति में पहुंचने के बाद ही आप में क्षमता का निर्माण होना शुरू होता है। प्रशिक्षण के माध्यम से होता है, कुछ डे टू डे काम करने के माध्यम से होता है, आपस में एक दूसरे के संपर्क में आने से होता है। ये एक ऐसी चीज है, तो यही सोच करके ये किया गया कि चलिए आज अगर क्षमता नहीं है तो कल हो जाएगी। जैसे आपने कहा कि ट्रेनिंग से हो जाएगी, इसी के लिए आपको यहाँ बुलवा लिया कि चलिए बात करके देखते हैं, कुछ चीजें आप सीखेंगे, कुछ हम सीखेंगे आपसे। तो ये दृष्टिकोण मुख्यतः निकल के आ रहा है कि अगर आवाज उठानी जरूरी है तो फिर इनकी रिप्रेजेंटेशन देना जरूरी है, और रिप्रेजेंटेशन के अंतर्गत क्षमता की वृद्धि करना बहुत जरूरी है। इसीलिए ये इसका जो टाइटल आप देख रहे हैं कि महिला सशक्तिकरण और क्षमता संवर्धन। आपको यहाँ आने से मैं आपको ये बता दूं, हमारे बताने से ज्यादा
आपको आपस में बात करके ज्यादा आपकी क्षमता वृद्धि होगी। जब 10 लोग 10 पुरुष महिलाएं एक साथ मिलते हैं तो आपस में अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं और उसमें बहुत बड़ी क्षमता वृद्धि होती है। बिल्कुल सही बात है। तो ये क्षमता वृद्धि का जो आपका ये चल रहा है, इसमें आपने इस प्रकार से अपना योगदान दिया, यहां पे कुछ सीखे। अब सवाल ये आता है कि क्षमता वृद्धि हो कैसे, इसका भी एक वो है। जैसे कुछ लोगों ने कहा कि ट्रेनिंग से हो जाएगी, ट्रेनिंग से हो जाएगी। तो अगर ट्रेनिंग से ही क्षमता वृद्धि हो जाती तो फिर हर इंसान दुनिया का ट्रेनिंग करने के बाद बहुत होशियार आदमी हो जाता। ऐसा नहीं है। क्षमता वृद्धि के लिए आपकी एक और अनिवार्यता है, तो क्या है? तो शिक्षा, अवेयरनेस। किसी ने पहले कहा भी था ना, आपको अपने उसके बारे में ज्ञान होना चाहिए। और सबसे बड़ी चीज उसमें क्या है कि आप में वो निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए। ये जो दूसरा गुण है उसका, क्षमता वृद्धि। कई बार आपने देखा होगा कि सब कुछ है लेकिन निर्णय लेने की क्षमता नहीं है। अभी जैसे पीछे वो बोल रही थी, उनकी क्षमता वृद्धि हो चुकी, उन्होंने नहीं निर्णय भी लेनी हो। बिल्कुल क्षमता वृद्धि का मतलब ही है कि वो निर्णय ले लेंगे। जिसने आवाज उठा दी, जिसने चीजों को समझ लिया, वो निर्णय भी लेगा। ऐसा निर्णय लेने में जो पीछे हटते हैं वो ये हटते हैं जिनको या तो ज्ञान की कमी है, या अवेयरनेस की कमी है, या इच्छा शक्ति है। तीनों चीजें हैं उसमें, और तो कुछ है नहीं। और जब ये तीनों चीजें हैं तो फिर आदमी निर्णय ले लेता है। लेकिन यहां एक चीज और साथ में बहुत जरूरी है। वो क्या है कि जब भी आप निर्णय लेती हैं, एक और बड़ा इसका बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है, वो निर्णय कैसा होना चाहिए। वो निर्णय कैसे होना चाहिए, कैसा होना चाहिए? सोच विचार के उचित निर्णय होना चाहिए। अब अकेला आदमी लेगा, कुछ लोगों से सलाह करके, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छी बात है, कुछ लोगों के साथ सलाह करके। ये भी एक सशक्तिकरण का तीसरा पहलू है कि इसमें निर्णय, इस सशक्तिकरण में तीसरा इंपॉर्टेंट पहलू यह है कि आपके जो भी निर्णय हो वो किसके द्वारा हो। उसको अंग्रेजी में बोलते हैं पार्टिसिपेशन, और हिंदी में उसे बोलते हैं सहभागिता। उद्देश्य उसके पीछे क्या है? उद्देश्य ये है कि हम ऐसा निर्णय लें जिसमें सबसे अधिक लोगों का सबसे अधिक लाभ हो। यही तो उद्देश्य है। क्योंकि हम ऐसा सशक्तिकरण भी नहीं चाहते कि अपने लिए सशक्तिकरण हो गया, अपना भला कर लिया, अपना लाभ कर लिया, क्योंकि ये पूरे समुदाय की बात है। तो तीन चीजें आपके सशक्तिकरण में सबसे इंपॉर्टेंट निकल गया। मैं फिर दोहराता हूं, आप ही लोगों ने बताइए, मैंने कुछ नहीं बताया। पहला, जैसा उन्होंने यहां आकर के आवाज उठाई, पहली अनिवार्यता, दूसरी संगठन, तीसरी क्षमता वृद्धि, चौथा आपका पार्टिसिपेशन, और आखिरी आपकी निर्णय लेने की क्षमता। तो जब ये 5 चीजें आपके अंदर आ गई, चाहे किसी भी प्रकार से आए, ट्रेनिंग से आए, आने जाने से आए, बात करने से आए, निर्णय लेने से आए, तो आप समझ लीजिए आपका सशक्तिकरण हो गया, क्षमता वृद्धि हो गई। ठीक। अब मैं कुछ आपको, चूंकि यहाँ हम लोग बात कर रहे हैं महिलाओं की, और मैंने कल भी इस चीज को अपने उद्बोधन में दोहराया था कि महिलाओं की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए पूरे विकास के चक्र को अगर आप देखें तो मैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट भूमिका महिला की मानता हूं। वो क्यों? कारण ये है कि विकास को नापने का हर एक का अलग अलग दृष्टिकोण है। मैं किसी चीज को विकास मानता हूं, आप किसी चीज को विकास मानते हैं, पुरुष किसी चीज को विकास मानते हैं, महिलाएं किसी चीज को विकास मानते हैं। मैंने कल भी कहा था कि आज हम दुनिया में अगर आप देखें
तो तीसरी सबसे बड़ी ताकत के रूप में विकास की वृद्धि दर अचीव कर रहे हैं देश में। हमसे ऊपर केवल एक ही देश है, चाइना। आपने पढ़ा होगा। लेकिन जब हम अपने मानव विकास की बात करते हैं, आपको विश्वास नहीं होगा कि हम अफ्रीका से भी पीछे। मैं आंकड़े दे सकता हूं आपको, लेकिन मैं आंकड़ा जानना आपको जाना नहीं चाहता। लेकिन ये हकीकत है कि आज हम किसी भी इंडिकेटर को देखें, किसी भी सूचकांक को देखें, हमारी स्थिति अफ्रीका से भी बदतर है। और ये किस लिए है? ये इसीलिए कि दृष्टिकोण का अभाव है। अदरवाइज हम 8-10% पे हर साल ग्रो कर सकते हैं, तो क्या हम लोग मानव सूचकांक को नहीं बढ़ा सकते? ये केवल दृष्टिकोण का फर्क है, और यहीं पे आपकी जो भूमिका है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर मैं आपकी जगह बैठा हूं, हो सकता है मेरे लिए रोड बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे दृष्टिकोण, लेकिन मैं जानता हूं कि महिलाओं के दृष्टिकोण में मानव विकास सबसे सर्वोच्च प्राथमिकता पे आता है। और यही आपकी भूमिका शुरू होगी कि जब आप निर्णय लेने की क्षमता में हैं, निर्णय लेने के स्थान पे हैं, तो आप उसको प्राथमिकता देती हैं और देना भी चाहिए। अगर नहीं देती है, मेरा ये भी है कि हम पूरे विकास का जो स्वरूप है उसको हम मानव विकास के साथ में अलाइन करें। हमारे लिए स्कूल जरूरी है, हमारे लिए स्वास्थ्य जरूरी है, हमारे लिए डॉक्टर होना जरूरी है, हमारे लिए आजीविका जरूरी है। तो जब ये चीज आएगी, अदरवाइज आदमी को विकास का क्या फायदा है? ठीक है, सड़क भी जरूरी है, हवाई जहाज भी जरूरी है, एयरपोर्ट भी जरूरी है, वो सब चीजें भी जरूरी है, लेकिन सबसे पहले जो हमारी आवश्यकता है, सबसे पहले हमारी आवश्यकता आदमी की आवश्यकता है। ये चीजें बाद में भी आ सकती है। तो आप जब उसको उस दृष्टिकोण से देखना शुरू करेंगे और आप जब उस प्रकार के निर्णय लेना शुरू करेंगे, तभी आपके क्षेत्र में, आपके जहां आप जिस पद पे बैठे उसके नीचे रहने वालों को एक्चुअली विकास की धारा का लाभ पहुंचेगा। अब मैं आपको बताऊं कि जब हम इस प्रकार के विकास की बात करते हैं, ऐसा नहीं है गवर्नमेंट सजग नहीं, गवर्नमेंट भी बहुत सजग है, लेकिन हमारी दिक्कत ये है कि हम जो भी प्रोग्राम बनाते हैं उसको सबसे पहले हम अंग्रेजी में बोलते हैं जेंडर रेस्पॉन्स लेंस, उसकी दृष्टि से नहीं देखते। हालांकि पिछले सालों में बहुत सुधार हुआ कि हमने कोई भी कार्यक्रम लेने से पहले ये देखा है या देखने की कोशिश की है कि भाई इससे किसी प्रकार से महिलाओं के हितों का वो ना हो, नुकसान ना हो। लेकिन उस सबके बावजूद भी जो आखिरी चीज आती है, सब अभी कह रही थी यहाँ कि ये सब होने के बावजूद भी उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, उसका फायदा नहीं है। तो सबसे पहला काम हमारा जो महिला सशक्तिकरण में आता है, जो जिस लेवल पे बैठा है, मैं इसमें केवल महिलाओं की बात नहीं कहता, मैं पुरुषों को भी इसमें शामिल करता हूँ कि वो भी ये देखें कि हम कोई भी कार्यक्रम ले रहे हैं, हम कोई भी योजना ले रहे हैं, हमको सबसे पहले उसको उस लेंस से देखना होगा कि इसमें कहीं उनका अनर्थ तो नहीं है। ये भी देखना होगा उसमें कि अगर मान लो अनर्थ की बात नहीं है, अगर मान लो इसको लगाने से उनको कोई लाभ नहीं होता, तो हमको फिर उसका पॉजिटिव एफर्मेशन एक्शन लेना पड़ेगा। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं शिक्षा का उदाहरण देता हूं हमेशा कि आज पुरुषों की साक्षरता दर 75% और महिलाओं की साक्षरता दर 50%, तो सीधा सीधा 25% का फर्क हो गया। अब इसको दूर करने के लिए हमको जो भी योजना लानी है, या तो हम उसमें विशेष प्रावधान करें, या जो चीज उसको शिक्षा को लेने में कठिनाई या बाधा बन रही है उसको दूर करें, और अगर उससे भी नहीं होता है तो फिर हम उसको इम्प्लीमेंटेशन को देखें। तो ये चीज कब कर सकते हैं हम? जब हम महिला सशक्तिकरण के दृष्टिकोण से जानकार हैं, हमको मालूम है, और कोई भी नया कार्यक्रम हम लाते हैं उसको इस दृष्टिकोण से पहले हम देखें। ये होता है, सरकार में तो होता है। और मैं आपको बताऊं, बहुत सारे कार्यक्रम सरकार ने उनके लिए बनाए हैं, आप लोगों को मालूम चलते हैं, आप लोग उसको रोज करें। लेकिन उसमें भी जरूरत क्या है? उसमें देखने की है कि क्रियान्वयन के दौरान तो कहीं, अब आपको मैं एक योजना का उदाहरण दूं, आपकी सबसे बड़ी योजना भी उसी रोजगार गारंटी योजना की बात हो रही है। सबके लिए योजना है,
सबके लिए रोजगार देने की योजना है। और तो जो प्रॉब्लम उसकी है, जैसे बताया कि कार्ड नहीं मिलता, ये नहीं मिलता, होता है। अब मैं केवल महिला सशक्तिकरण के दृष्टिकोण से उदाहरण स्वरूप दूंगा उसको। उसमें बहुत सारे प्रावधान ऐसे हैं कि जो महिलाओं के लिए ही, आपको मालूम है, उसमें चाहे बच्चे के लिए क्रैश बनाना हो, चाहे और चीजें हो, निगरानी समिति में रखने वाली बात हो, लेकिन क्रियान्वयन के दौरान क्या होता है कि आप उनकी समीक्षा कभी करें, आप तो डिसीजन लेने के पद पे बैठी हुई हैं, अपने एरिया में इम्प्लीमेंट कराती हैं, यही वो चीजें हैं जो सबसे लास्ट में इम्प्लीमेंट या तो होती नहीं है या सबसे लास्ट में इम्प्लीमेंट, बाकी सब चीज तो हो जाती है। वहां आपकी भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। और बहुत सारे कार्यक्रम ऐसे हैं। तो सबसे पहले आप ये देखें कि हम कोई भी नया कार्यक्रम हो, कोई भी पुराना कार्यक्रम हो, उसको हम सिंसियरली जेंडर के लेंस से, क्योंकि वो एक ऐसी चीज है जो सबसे पहले प्रभावित हो जाती है किसी न किसी रूप में, चाहे माने ना। जैसे काम करने की बात है, अब कई समाज ऐसे हैं कि वो कहते हैं नहीं, भले भूखे बैठे रहे घर में, लेकिन हम काम करने नहीं जाएंगे। आप तो जानते हैं, पर इस रूप में मान लीजिए काम कम है, तो सबसे पहले हटने वाली कौन है? हटने वाली महिला, उसको पीछे कर दिया। तो वहां इंप्लीमेंटेशन में आपकी भूमिका बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। ये तो ऐसे कार्यक्रम हैं जो सबके लिए है। कुछ ऐसे कार्यक्रम हैं कि जो केवल महिलाओं के लिए हैं, हेल्थ के हैं, बहुत सारे कार्यक्रम हैं, उनका इंप्लीमेंटेशन उसमें भी स्थिति वही है कि या तो ठीक से क्रियान्वित नहीं हो रहे हैं, क्रियान्वित तो लाभ ठीक से नहीं मिल पा रहा है। और तीसरे मुद्दा मैंने आपको बता ही दिया सर, सबसे पुअर आपका यही फील्ड है सर, हेल्थ महिलाओं में। हेल्थ की स्थिति बहुत खराब है। मैं तो पहले कह चुका कि हमारे इतने खराब सूचकांक हैं कि सबसे महत्वपूर्ण है सर, सबसे महत्वपूर्ण है। वही हमारी भूमिका है, वही हमारी भूमिका है कि हम कार्यक्रम को लेने से पहले जो हमारे स्थानीय स्तर की आवश्यकता है उसके कार्यक्रम में, हालांकि आसान नहीं है जो मैं कह रहा हूँ, आप भी जब करना चाहेंगे ऐसा काफी विरोध आएगा, कंफ्लिक्टिंग इंटरेस्ट कर, उसके बावजूद भी आप इतनी सशक्त हों, आप इतनी क्षमता वर्धित हों कि